नमस्कार दोस्तों, बरसात के समय में सितंबर से अक्टूबर के महीने में यदि कोई हमारी फसल निकलती है सब्जियों में, तो हमें मार्केट में उसके रेट मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। उन्हीं फसलों में एक फ़सल है गोभी। गोभी की फ़सल यदि बरसात में हम निकाल पाते हैं तो हमें अच्छा खासा मुनाफा जो है खेती में हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि गोभी की नर्सरी जो है कैसे तैयार की जाती है। बरसात की फ़सल में गोभी की नर्सरी तैयार करना थोड़ी चुनौती भरा होता है, तो इसलिए हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी होंगी। तो सावधानियों में सबसे पहली सावधानी तो ये होती है दोस्तों कि हमें जहाँ हम जिस जगह पर भी अगर गोभी की नर्सरी डालते हैं तो वो ज़मीन से कम 8 से 10 इंच तो कम से कम ऊंची बेड हमें बनानी होगी। तो बेड बनाने से फ़ायदा ये होगा आपका कि बरसात में यदि पानी ऊपर से यदि गिरता है तो वह रिस्क का जो है नीचे जो साइड से हमारी नाली होगी, नाली से निकल जाएगा। तो आपकी जो गोभी की नर्सरी है, जो सीड छोटे छोटे होते हैं या पौधा जब छोटा होता है तो उसमें यदि पानी ज़्यादा हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है तो उसके मरने के चांस ज़्यादा आ जाते हैं। आपकी जो गोभी की नर्सरी है उसमें डंपिंग आपके चांस ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जब भी नर्सरी बनाएं, गोभी की नर्सरी या किसी भी और भी चीज़ की नर्सरी यदि बरसात के महीनों में बनाते हैं आप, तो आपको ये विशेष ध्यान देना होगा कि आपकी जो बेड होगी वो कम से कम 8 से 10 इंच ऊंची होगी आपकी साइड की ज़मीन से, और साइड में हमें नाली देनी होगी ताकि वहाँ से पानी जो है निकल सके। फिर इसके बाद दूसरी बात आती है कि गोभी की नर्सरी बनाने के लिए हमें जो बेड बनाएंगे तो बेड की जो मिट्टी होगी दोस्तों वो काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि बीज जो होते हैं हमारे वो छोटे छोटे होते हैं। तो यदि उसके ऊपर वेट वाली अगर मिट्टी यानी डिल्ले अगर उसके ऊपर हो जाते हैं तो उसको अंकुरण होने में और ज़मीन से बाहर निकलने में काफ़ी मशक्क़त लगती है। इसलिए जहाँ पर भी आप बेड बनाएं तो बेड को अच्छी तरीके से भुरभुरी बनाएं। मिट्टी सूखी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर थोड़ी आपकी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी नहीं है तो उसमें आप रेत मिला सकते हैं, गोबर की खाद मिला सकते हैं, तो उससे मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बन जाती है। दोस्तों, बेड बनाने के बाद हम उसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें गोबर की खाद लेनी होगी जो अच्छी तरीके से सड़ी हुई हो। गोबर की खाद तभी फ़ायदेमंद होगी जब वो अच्छी तरीके से कंपोस्ट हो गई हो। तो इसलिए आप केंचुआ खाद भी ले सकते हैं, और केंचुआ खाद नहीं भी आपका तो जो साधारण गोबर की खाद है वो लगभग 1 साल पुरानी, कम से कम 1 साल पुरानी तो होनी चाहिए, उसको आप मिट्टी पर मिला दें। मिट्टी पे मिलाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि मिट्टी भुरभुरी है हमारी, हमने एक लेवल कर ली, हाथ से बढ़िया ऐसा उसको बराबर कर लें कि वहाँ पर ऊंच नीच ना हो। और इस दोस्तों, मैं हूं राकेश साहू और आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यदि आपने यहां तक वीडियो देख ही लिया है और आपको अगर पसंद आता है वीडियो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। और वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक क्लिक ही करना होता है, मगर हमें उससे काफ़ी जो है प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वैसे भी लाइक करना या किसी की बातों को पसंद करना ही एक बड़े दिल वालों का काम होता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब हम आते हैं गोभी की बेड बनाने के बाद जो है हमें मिट्टी को भुरभुरी करने के बाद हमें उसमें लाइनिंग बनानी होगी। लगभग आधा इंच से 1 इंच की दूरी पर हमें लाइनिंग खींचनी होगी। लाइनिंग खींचने के बाद दोस्तों हमें बीज को जो है एक एक करके डालना होगा, और बीज डालने के बाद उसको हाथ से ही अपनी मिट्टी को आप बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद आप जो उसमें पानी लगा देंगे, और चौथे दिन आप देखेंगे कि उसमें से छोटे छोटे अंकुरण जो है गोभी का हो जाता है। पानी देने के लिए आप जो है नर्सरी में इस तरीके से कोई भी फुहारे की व्यवस्था कर लें, और हो सके तो सवेरे के समय पानी दें, और यदि शाम को देना पानी आवश्यक हो तो हल्का पानी दें, क्योंकि यदि आप शाम के टाइम में ज़्यादा पानी देते हैं तो डंपिंग आप आने की संभावना जो है ज़्यादा हो जाती है। इसी नर्सरी में जब भी पानी आपको जितना भी देना हो तो हो सके तो सवेरे के टाइम आप थोड़ा ज़्यादा भी देंगे, तो क्या होगा कि धूप के कारण जो है वो पानी जो है अवशोषित हो जाएगा वातावरण में, और शाम तक जो है या रात के समय में ऊपर जो है नमी नहीं होनी चाहिए पौधों के किनारे पर। अब इसके बाद क्या करना होगा कि तीसरे चौथे दिन बाद जब नर्सरी हमारी निकल जाती है तो निकलने के बाद 3 दिन तो हमें कुछ नहीं करना है, और नर्सरी निकलने के चौथे दिन के बाद हमें एक स्प्रे फंगीसाइड का लेना पड़ेगा। और यदि खुले खेत पर है, आपने इंसेक्ट नेट वगैरह नहीं डाला है, तो आपको एक जो है इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना होगा उस पर। तो आप सबसे पहले जो है आपके पास यदि रेडोमिल गोल्ड है तो रेडोमिल का इस्तेमाल करें आप, जो कि एक पाउच उसका आता है 50 ग्राम का, वो एक पंप में डालकर और उसमें 10 ml इमेटाक्लोप्रिड डाल लें आप, और उसका जो है
बहुत कम मात्रा में स्प्रे करना है आपको। ये नहीं, आप फिर 10वें दिन क्या करें, आप एक कार्बनडाइजिम प्लस मैनकोजेब का एक साप नाम से पाउडर आता है, यूपीएल कंपनी का फंगीसाइड, वो आप इस्तेमाल कर लें। और 5 ग्राम एक्ट्रा का इस्तेमाल करें, जिसमें थाइमेथाक्सम 25% होता है। आप किसी भी कंपनी का थाइमेथाक्सम ले सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं कि आपको एक्टारा ही लेना है। तो आप उसका स्प्रे कर दें 5 ग्राम एक्टारा, और 20 ग्राम कर दें आप साप पाउडर का। इसको लेके फिर वैसे ही हल्का हल्का स्प्रे आपको फिर करना है। और आप देख लें कि बढ़वार यदि आपकी ठीक है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी पौधों की बढ़वार जो है समय के हिसाब से थोड़ा कम हो रहा है, तो आपको फिर 19-19 का स्प्रे भी करना होगा। तो 19-19 स्प्रे की जो मात्रा होगी वो आपकी होगी 30 ग्राम पर पंप, यानी कि 15 लीटर के पंप में आपको सिर्फ 30 ग्राम 19-19 लेना है 10वें दिन से। तो 10वें दिन से आप चाहें तो एक दिन के आड़े में उसको ले सकते हैं। एक दिन आप 12 सेट ले लें और एक दिन आप 19-19 का स्प्रे कर लें 30 से 40 ग्राम पर पंप के हिसाब से। और यदि ग्रीननेस की थोड़ी कमी है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कैल्शियम नाइट्रेट, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में 20 ग्राम के हिसाब से आप पर 15 लीटर पानी में आप उसको डाल सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको 15वें दिन में, यानी कि आपको हर 5 दिनों में एक स्प्रे करना होगा। तो आप जो तीसरा स्प्रे है वो आप रोको का ले सकते हैं। एक रोको फंगीसाइड हो गया आपका, और कोई भी इंसेक्टिसाइड इमीडा भी ले सकते हैं फिर से आप, या फिर एसिटा ले सकते हैं। और यदि इंसेक्ट की कोई समस्या नहीं है तो आप ना भी लें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप इसमें एक 15 दिन की स्प्रे करेंगे, और इसके बाद लास्ट में फिर 20 दिन में आपको इसकी स्प्रे करना है। तो 20 दिन में आपकी नर्सरी लगभग तैयार हो चुकी होगी, यदि आपका सारा मेंटेनेंस ठीक ठाक है। तो यदि आपकी वृद्धि सही है तो आप ये समझ लें कि 20 दिन में आपकी नर्सरी खेत में लगाने लायक हो जाएगी। तो जिस दिन आपको खेत में लगाना है तो उस दिन के पहले, एक दिन पहले आपको एक स्प्रे एलिट का स्प्रे करना है, एक, और एक करना है आपको थाइमेथाक्सम का। ये 2 स्प्रे आपको जिस दिन आपको नर्सरी खेत में ट्रांसप्लांट करनी है उस दिन के एक दिन पहले आपको करना है, तुरंत आपको नहीं करना है। तुरंत अगर करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि वैसे तो वो एक जगह से उखड़ कर दूसरी जगह जाता है, तो वैसे तो स्ट्रेस में होता ही है। इसके बाद यदि आप उसमें तुरंत अगर कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो आपका पौधा और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो एक दिन के पहले स्प्रे करने से फ़ायदा ये होगा, में लगाने के अगले 5 दिनों तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और 5 दिन के बाद फिर आप जो रूटीन है आपका, जो आप खड़े खेत पर जो स्प्रे करते हैं, आप उस हिसाब से स्प्रे फिर कर सकते हैं। तो जो मैं देखा दोस्तों आपने कि कैसे हम नर्सरी अपने खेत पर ही जो है बना सकते हैं गोभी की बड़े आसानी से। यदि आप ये 4 स्प्रे और ये जो मैंने सावधानियाँ बताई हैं, इसको आप पूरे तरीके से अपनाते हैं तो आप ये समझिए कि 100% नर्सरी आपकी जो है वो ठीक ही होगी और इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हाँ, यदि आपका जर्मिनेशन जो है सीड का अच्छा है तो जर्मिनेशन तो सीड पर ही निर्धारित करता है, इसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, गोभी की फसल ऐसी फसल है जिसके लिए हमें जो सीड है वो हर 2 महीने में चेंज हो जाता है। आप जो है 2 महीने पहले का बीज बाद में नहीं लगा सकते, नहीं तो आपके फूल ही नहीं आएंगे और काफ़ी समस्या आएंगी। इसलिए आप जब भी सीड खरीदें तो आप पैकेट में जो लिखा हुआ होता है उस समय के बारे में विशेष ध्यान दें। और बीज लाने के बाद आपको कार्बनडाइजिम, मैनकोजेब और एक जो है थाइमेथाक्सम जो आता है उसका जो है आपको सीड ट्रीटमेंट करना होगा। और सीड ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसमें नर्सरी में लगा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हम नर्सरी जो है अपने खेत पर ही तैयार कर सकते हैं गोभी की। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं, ताकि जो है आने वाली वीडियो है आपको समय पर मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।